नमस्कार, जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दीर्घ संधि के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले से विदित है, हम अपने चैनल पर नियमित रूप से प्रतिदिन हिंदी की क्लासेज ले रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे हिंदी की क्लासेज में जो टॉपिक चल रहा है वो संधि का चल रहा है, और संधि के टॉपिक के बिंदु के रूप में हम आज जो भाग पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो दीर्घ संधि का पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ चलने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है दीर्घ संधि। अब इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं, एक एक पॉइंट पे फ्रेंड्स फोकस रखना है। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें बताऊँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमने बात यही समझनी है कि हमारी जो संधियाँ होती हैं दोस्तों, 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि के 5 भेद बताए थे दोस्तों आपको: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 हमारे क्या थे दोस्तों, भेद थे किसके, संधि के। तो सबसे पहला भेद है दोस्तों दीर्घ संधि। हम आज की वीडियो में स्वर संधि का पहला भेद यानी दीर्घ संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, दीर्घ संधि को सवर्ण संधि भी कहते हैं। यानी हम एक दूसरी बात आपको यहीं से नई बात बताता हूं मैं दोस्तों, कि दीर्घ संधि का एक और नाम होता है सवर्ण संधि। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम सवर्ण संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दीर्घ संधि में दोस्तों क्या होता है, सवर्ण स्वरों का मेल होता है। क्या होता है दोस्तों, सवर्ण। यानी हम कह सकते हैं सवर्ण का एक और नाम है दोस्तों सजातीय है। क्या नाम है दोस्तों, सजातीय। सवर्ण का मतलब वर्ड दोस्तों बोलते हैं, जाति को भी बोलते हैं। आपने ऐतिहासिक काल में यानी पौराणिक काल में आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ी होगी, तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्राचीन काल में जाति व्यवस्था आधारित थी दोस्तों। उसी प्रकार से सवर्ण से क्या बना दोस्तों, सजातीय बना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सवर्ण को सजातीय भी कह सकते हैं, यानी ये सजातीय संधि भी कहलाती है, या इसको हम सवर्ण संधि भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, सजातीय स्वरों का मेल होता है। क्या होता है दोस्तों, सजातीय स्वरों का मेल होता है। अब एक बात याद रखना दोस्तों, कि जब सजातीय स्वरों का मेल होता है, क्या होता है दोस्तों, सजातीय स्वरों का मेल होता है, तो इस कंडीशन में हमेशा जो सवर्ण स्वर होंगे, इस कंडीशन में हमेशा सवर्ण स्वर दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, दीर्घ हो जाते हैं। पहली बात तो ये समझना दोस्तों। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा दोस्तों कि सवर्ण स्वर होते क्या हैं। मैंने जब आपको वर्ण विचार का टॉपिक कराया और मैंने कल की जो क्लास ली थी हिंदी की, उसमें भी मैंने सवर्ण स्वरों के बारे में बतलाया था दोस्तों। सवर्ण स्वर कौन कौन से होते हैं हमारी हिंदी में दोस्तों, कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं दोस्तों। आ ई उ री ए आई ओ औ। दोस्तों ये हमारे क्या हैं, 11 स्वर हैं। इन 11 स्वरों में दोस्तों एक जोड़ा सवर्ण का ये है, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है। यानी कह सकते हैं छोटा बड़ा, यानी छोटा आ और बड़ा आ दोनों एक ही जाति के हैं। दोनों किस जाति के दोस्तों, एक ही जाति की। छोटी ई बड़ी ई दोनों एक ही जाति के हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ ये भी दोनों एक ही जाति के हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें री की दोस्तों, तो संस्कृत में एक री के अलावा दोस्तों एक और स्वर होता है। क्या होता है, रई। तो ये भी क्या होता है दोस्तों, सवर्ण जोड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, सवर्ण यानी सजातीय जोड़ा होता है। लेकिन हिंदी में इसका केवल अकेले का ही प्रयोग किया गया है। हिंदी में दीर्घ री नहीं होती है। हिंदी में केवल क्या होती है दोस्तों, लघु री होती है। क्या होती है, लघु री होती है, दीर्घ री नहीं होती है। इस वजह से इसको भी हम सवर्ण में रख सकते हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों, हमारे हिंदी में जो सवर्ण जो सजातीय स्वर हैं दोस्तों, वो उनके जोड़े कितने बनते हैं, 1, 2 और 3 बनते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, सवर्ण या सजातीय स्वरों का ही मेल होता है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं इसका मेल इससे होगा, इसका मेल इससे होगा, इसका मेल इससे होगा, इसका मेल इससे होगा, और इसका मेल इससे, इसका मेल इससे। यानी केवल इन्हीं का आपस में मेल हो सकता है, और री का री से ही मेल हो सकता है, अन्य किसी स्वर से नहीं होता है। किसमें, दीर्घ संधि में। इसी को हम क्या कहते हैं, सजातीय स्वरों का मेल कहते हैं, या सवर्ण स्वर। जब सजातीय स्वरों का आपस में मेल होता है दोस्तों, तो हमेशा क्या हो जाते हैं, उस कंडीशन में जो सवर्ण स्वर होते हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, दीर्घ हो जाते हैं। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि हमारी हिंदी में दोस्तों सजातीय स्वरों के 3 जोड़े होते हैं मुख्य रूप से। कितने होते हैं दोस्तों, 3 जोड़े होते हैं, और हमने इनको 4 रूप मानते हैं। हम कितने मानते हैं वैसे, इनको 4 रूप मानते हैं, पर जोड़े कितने होते हैं दोस्तों, 3। और सवर्ण जो सवर्ण सजातीय स्वर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4।
अब देखो दोस्तों, जो प्रत्येक जोड़ा होता है, प्रत्येक जोड़ा 4 इकाइयों का निर्माण करता है। कितनी इकाइयों का निर्माण करता है दोस्तों? 4 इकाइयों का निर्माण करता है, जिसे हम कह सकते हैं आधन आ। ठीक है दोस्तों, आधन बड़ा आ। क्लियर दोस्तों? बड़ा आधन बड़ा आ और बड़ा आधन छोटा आ, यानी ये 4 इकाइयाँ बनी इन दोनों के जोड़े से। यानी इन दोनों सवर्ण स्वरों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो ये 4 प्रकार से जोड़े जा सकते हैं। कुल 4 इकाइयाँ बनी। जब इस प्रकार की चारों कंडीशन पैदा होंगी दोस्तों, तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा? दीर्घ आ ही होगा। क्या होगा दोस्तों? दीर्घ आ ही होगा। उसी प्रकार इसकी भी, इस जोड़े की भी क्या बनती है दोस्तों? ई प्लस ई और बड़ी ई प्लस बड़ी ई। 2 जोड़े तो ये हो गए दोस्तों। अब क्या करेंगे? ई को हम बड़ी ई से मिलाएंगे और बड़ी ई को छोटी ई से मिलाएंगे। ये क्या बन गई दोस्तों? हमारी 4 इकाइयाँ बन गई। और 4 इकाइयाँ जब बनेंगी, 4 जोड़े योग जोड़े बनेंगे दोस्तों, तो इन जोड़ों की दशा में हमेशा क्या होगा? दीर्घ ई ही होगा। उसी प्रकार अगर हम ऊ की बात करें दोस्तों, ऊ का मेल छोटे ऊ से कर सकते हैं और बड़े ऊ का मेल हम बड़े ऊ से कर सकते हैं, और बड़े ऊ का मेल हम छोटे ऊ से भी कर सकते हैं, और छोटे ऊ का मेल हम बड़े ऊ से भी कर सकते हैं। यानी लघु ऊ और दीर्घ ऊ दोनों के जो मेल हो रहा है दोस्तों, इन मेल होने के पश्चात जो योग चिन्ह बन रहे हैं, 4 इकाइयों के 4 योग चिन्ह बन रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा दोस्तों? दीर्घ ऊ ही होगा। अब बात करते हैं हमारे री की। अब री का कोई जोड़ा नहीं है दोस्तों, तो इसका खुद का खुद से मेल होता है, और जब खुद का खुद से मेल होता है तो हमेशा बड़ी री हो जाती है। और री में हमारी केवल क्या बनती है दोस्तों? एक कंडीशन ही बनती है। बाकी की हमारी आ के जोड़े में और ई के जोड़े में और ऊ के जोड़े में 4-4 कंडीशन यानी 4-4 स्थितियाँ बनती हैं, 4-4 योग जोड़े बनते हैं। तो कुल मिला के बाद दोस्तों समझना, अब मैं यहाँ से आपको दीर्घ संधि की परिभाषा की ओर लेके चलता हूँ, दीर्घ संधि के बारे में बतलाता हूँ दोस्तों कि दीर्घ संधि की अगर परिभाषा पूछी जाए तो आपको परिभाषा क्या देनी है दोस्तों? कि 2 सजातीय स्वरों के मेल को क्या देनी परिभाषा? 2 सजातीय या सवर्ण स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। और ऐसी स्थिति में हमेशा जो सवर्ण स्वर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। और प्रत्येक सवर्ण यानी प्रत्येक सजातीय जोड़ा यानी प्रत्येक सजातीय जोड़ा 4 इकाइयों का निर्माण करता है। कितनी इकाइयों का निर्माण करता है दोस्तों? 4 इकाइयों का निर्माण करता है। बात समझ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारी दीर्घ संधि में? इसमें सजातीय स्वरों का मेल होता है। क्या होता है दोस्तों? सजातीय स्वरों का मेल होता है। और सजातीय स्वरों का जब मेल होता है तो हमेशा दीर्घ जो सजातीय स्वर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। और प्रत्येक सजातीय जोड़ा 4 इकाइयों का निर्माण करता है। ये 3 कंडीशन आपको दीर्घ संधि में याद रखनी है। अब मैं दोस्तों आपके इसके उदाहरणों की ओर लेके चलता हूँ, और उदाहरणों में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई आपको बतलाऊँगा। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण की ओर चलने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ तक कितनी बातें समझ में आई कि हम दीर्घ संधि को सवर्ण संधि भी कहते हैं। और सवर्ण संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सवर्ण स्वरों का या सजातीय स्वरों का क्या होता है? परस्पर मेल होता है। जब परस्पर मेल होता है तो सवर्ण स्वर हमेशा दीर्घ ही हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि प्रत्येक सवर्ण जोड़ा, प्रत्येक सजातीय जोड़ा 4 इकाइयों का निर्माण करता है। यहाँ तक आपने बात सारी समझ ली दोस्तों। अब फॉर एग्जाम्पल्स लेता हूँ, मैं आपके लिए उदाहरण समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे उदाहरणों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला जो मैं उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे, सबसे पहला आता है दोस्तों हमारा एग्जाम्पल्स हम लेते हैं धर्म धन आत्मा। धर्म धन आत्मा, ठीक है दोस्तों। अब बात समझना दोस्तों, धर्म धन आत्मा। मैंने आपको जब वर्ड विचार का टॉपिक कराया तो मैंने वर्ड वियोजन करना आपको सिखा दिया था। और जब मैंने संधि के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया कि इस योग चिन्ह से पहले का वर्ड और इस योग चिन्ह के बाद का वर्ड में ही हमेशा क्या होता है दोस्तों? योग होता है, यानी संधि होती है। क्या होती है दोस्तों? हमेशा संधि होती है। बात समझ गए दोस्तों यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पीछे वाले वर्ड को लेंगे, यानी योग चिन्ह से पहले वाले वर्ड को ले लिया हमने, और क्या ले लिया दोस्तों हमने?
माँ ले लिया, क्योंकि ये आधा रा है तो ये आधा रा इससे पहले आएगा। माँ ले लिया दोस्तों, और इससे इधर से हमने क्या ले लिया, बड़ा आ ले लिया। अब माँ में दोस्तों जब ये व्यंजन है, स्वर सहित है, तो इसमें से स्वर को अलग करेंगे दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा, हमारा आ निकल के आएगा, और पीछे हमारा क्या है दोस्तों, बड़ा आ है। अब ये कंडीशंस बन गई, ये हमारा योग चिन्ह है। क्या है दोस्तों, योग चिन्ह है। अब ये इन दोनों को क्या करवाएगा दोस्तों, योग करवाएगा। क्या करवाएगा, योग करवाएगा। और जब योग होगा, क्या होगा दोस्तों, योग होगा, और योग होने के बाद में इनमें क्या होगी, संधि होगी। और संधि होने के बाद में अगर इसमें कोई बदलाव होगा, क्या होगा दोस्तों, कोई बदलाव होगा, तब क्या मानी जाएगी, इसको हम संधि कहेंगे। यानी योग होने के बाद में अगर कोई बदलाव होता है दोस्तों, तब जाके हम क्या कहेंगे, इसको योग होने के बाद में अगर कोई बदलाव हुआ, और बदलाव होने के बाद में हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, संधि कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, आ और आ मैंने बताया था कि 4 कंडीशंस मैंने आपके लिए बताई थी दोस्तों। कि पहली कंडीशन बताई थी आ धन, पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी दोस्तों, अगर बड़ा आ छोटा आ धन छोटा आ हो तो दोस्तों क्या होगा, और ये अगर चारों कंडीशनों में से कोई सी भी स्थिति आपके सामने हो रही है, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा दोस्तों, बड़ा आ ही होगा। यानी आ का दीर्घ, आ का एकादेश होगा। एकादेश मैंने आपको बताया था कि जब 2 स्वरों का मेल होने के बाद में एक ही स्वर का निर्माण हो, उसको हम एकादेश बोलते हैं। तो इन 2 स्वरों के मेल से किसका एकादेश होगा दोस्तों, आ का एकादेश होगा। तो यहाँ पे आ धन बड़ा आ हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि नीचे वाली कंडीशन बन रही है, तो हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों स्वरों के स्थान पे बड़ा आ हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे माँ ऑलरेडी है। क्या है दोस्तों, माँ ऑलरेडी है, और पीछे हमारा क्या आ गया, आ बड़ा आ गया इन दोनों को जुड़ने के बाद में। अब इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, बड़ा माँ बन जाएगा। अब इधर की कंडीशन हमारी क्या आती है दोस्तों, कि हमने बड़ा माँ यहाँ लिख दिया, अब रा हमारे ऊपर था, आ हमारा चला गया, पीछे क्या बचा दोस्तों, तमा बचा। तो ये क्या बन गया दोस्तों, धर्मात्मा बन गया। अब मैं आपको एक एक फैक्ट समझाता हूँ यहाँ से दोस्तों, समझना अगले एग्जाम्पल्स को लेकर। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल्स लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, गर्भधन आधान। क्या लिखता हूँ दोस्तों, गर्भधन आधान। अब देखना दोस्तों, हमें क्या है, इस योग चिन्ह से पहले वाला वर्ड लेना है, इस योग चिन्ह के बाद वाला वर्ड लेना है। अब हमारा पहला चिन्ह क्या है, भा। क्या है दोस्तों, भा। और पीछे वाला चिन्ह क्या है हमारा, आ। और भा में से दोस्तों हम क्या करेंगे, स्वर को बाहर करेंगे, योग चिन्ह हो गया, और पीछे हमारा क्या हो गया, बड़ा आ। अब इन दोनों का योग करेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। और भा हमारा ऑलरेडी यहाँ पे था, भा में जब आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बड़ा भा बन जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमारा यहाँ पे क्या था दोस्तों, ऑलरेडी इस प्रकार की कंडीशन थी। अब बड़ा जो बड़ा भा है यहाँ आ जाएगा, और पीछे जो ये आ है, यानी ये तो हमारे गए। अब पीछे शेष जो बच रहा था, धान बच रहा था, उस धान को हम यहाँ लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, गर्भाधान बन जाएगा। इस प्रकार की हम क्या करेंगे दोस्तों, संधियाँ करेंगे दीर्घ संधि में। अब देखना दोस्तों, मैं आपको एक एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पर कराता हूँ दोस्तों। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें और बताता हूँ दोस्तों, आपको समझना। कुछ एग्जाम्पल्स कर लें, फिर उसके बाद में मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा इस संधि की आपके लिए दोस्तों। महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं दोस्तों, उनके बारे में समझना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। अब देखिए दोस्तों, अगला जो एग्जाम्पल्स है दोस्तों, वो है हमारा आर्य धन आवर्त। आर्य धन आवर्त। देखिए दोस्तों, हमारा या है यहाँ पे, और इस या में क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और पीछे हमारा योग चिन्ह आ गया, और पीछे हमारा क्या है, आ। यानी कुल मिला के बात है, ये शेष बचा इधर से, और इधर से ये शेष बचा। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है हमें, केवल परिवर्तन करना है तो क्या करना है, इस योग चिन्ह से पहले वाले वर्ड में और इस योग चिन्ह के बाद वाले वर्ड में। अब देखिए दोस्तों, जब ये आ और आ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे तो या तो योग की तो ही रहेगा, आ और आ के मिलने पे क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। तो इनको मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों, बड़ा या बन जाएगा। अब कंडीशंस हमारी यहाँ पे बन गई है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्या था, आर तो ऑलरेडी था, आर तो हमारा ऑलरेडी था, और फिर इन दोनों को जुड़ने के बाद में, या और आ को जुड़ने के बाद में क्या हो गया, आर्या हो गया। पीछे हमारा शेष क्या बचा दोस्तों, वर्त बचा। तो क्या बन गया दोस्तों, आर्या वर्त। एक एग्जाम्पल्स कंप्लीट दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल्स कीजिए आप। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल्स है दोस्तों, वो है श्रद्धा धन आलू। श्रद्धा धन आलू। अब इसमें क्या है दोस्तों, समझना कि दा है हमारा, दा के पीछे किसकी मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की। किसकी मात्रा लगी हुई है दोस्तों, बड़े आ की लगी हुई है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं, अगर इस दा को बाहर निकालते हैं, यानी श्रद्ध में तो कोई चेंज नहीं करना है,
और इधर से लू में भी कोई चेंज नहीं करना, पीछे हमारा बड़ा आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? बड़ा आ। और इन दोनों के मिलने के बाद में क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है, यानी एक आदेश हो जाता है। और इनके दोनों को अगर जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? बड़ा दा निकल के आ जाएगा। और कुल मिला के बात ये है दोस्तों, हमने श्रद्ध हमारा यहाँ पे था और दा को और बड़ा आ जुड़ के क्या बन गया दोस्तों? दा बन गया। और लू हमारा शेष था, उस लू को हमने यहाँ की तो ही उतार दिया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अगला देखिए दोस्तों। हमारा अगला एग्जाम्पल्स है दोस्तों तथा धन अपि। तथा धन अपि, देखिए दोस्तों हमने इस योग चिन्ह से पहले वाला वर्ड लेंगे और इस योग चिन्ह के बाद वाला वर्ड। तो हमने था ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया? आ। अब इस था में से दोस्तों स्वर को अलग करेंगे तो बड़ा आ निकल के आया, पीछे हमारा क्या था? आ। इन दोनों को जुड़ने के बाद में दोस्तों क्या होगा? था में इन दोनों के स्थान में बड़ा आ जाएगा और था में आ जुड़ जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा? बड़ा था। इसमें नो चेंज था और पी में भी नो चेंज था, तो हमने ता को यूँ कोई तो ही ले लिया और था और आ की जगह पे क्या बन गया? बड़ा था बन गया। और पी हमारा पीछे है ही है दोस्तों, तथापि आ गया। क्या आ गया दोस्तों? तथापि आ गया। क्लियर पॉइंट्स दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य। अब इसको समझना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा मोस्टली है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। मोस्टली क्यों है दोस्तों? जब इसका संधि करवाता है एग्जाम्पल्स में, जब बहुत से स्टूडेंट इसका जल्दीबाजी में अन्याय कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? अन्याय कर देते हैं इसकी संधि, जबकि इसकी संधि अन्याय नहीं है, अनन्याय है दोस्तों। क्या है दोस्तों? अनन्याय। देखिए दोस्तों, अन जो हमारा आधा ना है और आ है, ये तो हमारी न्यों की तो ही रहेंगे। इधर भी हमारा न्याय भी न्यों की तो ही रहेगा। या हमारा आएगा भार और इसमें से क्या आएगा दोस्तों? आ भार आएगा। अब इस या में से अगर हम स्वर को बाहर करेंगे तो कौन सा स्वर है दोस्तों? आ है वर्ण वियोजन के तहत, और पीछे हमारा क्या है? छोटा। इन दोनों की योग करने पे क्या बन जाएगा दोस्तों? बड़ा आ जाएगा। और या हमारा ऑलरेडी पहले है ही है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा? बड़ा या बन जाएगा। अब हमारा यहाँ पे याद रखना दोस्तों, हमारा क्या था? शेष। ये था अन्य, और या की जगह और आ की जगह पे क्या बन गया? बड़ा या बन गया। और पीछे क्या था दोस्तों? नए था। अब क्या बन गया? अन्यान्य बन गया। क्या बन गया दोस्तों? अन्यान्य बन गया। बहुत से स्टूडेंट इसको क्या कर देते हैं? अन्याय कर देते हैं जल्दीबाजी में, इसलिए बहुत ज़्यादा ये पेपर में पूछा जाता है ये एग्जाम्पल्स दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक जो एग्जाम्पल्स है दोस्तों वो है दिन धन अंक। दिन धन अंक। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या इसमें नो चेंज और इस का में भी नो चेंज, और ना को हमने भार किया दोस्तों, और ना में जब भार किया करेंगे दोस्तों, और पीछे हमारा क्या है? आ है। और इस ना में से अगर स्वर को बाहर करेंगे तो क्या निकला दोस्तों? आ। और पीछे हमारा क्या है? आ। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा? बड़ा आ। और आगे हमारा क्या है? ऑलरेडी ना है। इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? बड़ा ना बनेगा। और हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या है? दी ऑलरेडी है ही है। ना और अंक की जगह पे क्या बन गया? हमारा आ की जगह पे क्या बन गया? ना बन गया। ये ना ले दिया। हमारा अनुस्वार से स्थाई, ये क्या हो गया दोस्तों? दिनांक हो गया। क्या हो गया दोस्तों? दिनांक हो गया। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए बताता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सस धन अंक। सस धन अंक। अब इसमें से भी दोस्तों हमने सा भार ले लिया और इसमें से आ कर लिया। इस सा में से अगर हम स्वर को बाहर करेंगे तो आ निकल के आया, इसमें से भी आ निकल के आया। इन दोनों की जगह पे क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। और ये सा हमारा ऑलरेडी था, दोनों को जुड़ के क्या बन जाएगा दोस्तों? बड़ा सा बन जाएगा। ये इसमें नो चेंज था, इसमें भी नो चेंज था दोस्तों। तो सा हमने ले लिया और उन दोनों की जगह पे सा आ गया और अंक हमारा पीछे था ही। ठीक है दोस्तों, ये शशांक बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जब भी हम संधि पढ़ें दोस्तों, संधि पढ़ते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बात का क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें शब्दावली भी अपनी मजबूत करते हुए चलना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक शब्द मिला, एक शब्द यहाँ पे आपको मिला, और दोस्तों वो शब्द क्या मिला आपको? सस मिला। क्या मिला दोस्तों? सस मिला। और एक शब्द मिला यहाँ पे अंक। क्या मिला दोस्तों? अंक मिला। अब सस का तात्पर्य क्या होता है? सस किसका पर्यायवाची है दोस्तों? खरगोश का। किसका पर्यायवाची है? खरगोश का। और अंक किसका पर्यायवाची है दोस्तों? गोद का। किसका? गोद का। अब प्रश्न यहीं से बन जाता है, शशांक किसे कहते हैं? शशांक किसका पर्यायवाची है? शशांक किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, सस का मतलब खरगोश और अंक का मतलब गोद, यानी खरगोश है जिसकी गोद में, खरगोश है जिसकी गोद में। तो दोस्तों खरगोश किसकी गोद में माना जाता है? इसका एग्जाम्पल्स आप सभी बताएंगे। तो खरगोश है किसकी गोद में दोस्तों? तो याद रखना, खरगोश है जिसकी गोद में वो होता है चंद्रमा। क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा। अगर आपसे पूछे सस किसका पर्यायवाची है, तो
खरगोश का। अंक किसका पर्यायवाची है? गोद का। और इन दोनों की संधि करने के बाद में जो शब्द बनना है वो क्या बनना है दोस्तों? शशांक बनना है। और शशांक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि शशांक में कौन सा समास है तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीहि समास है। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसकी सारी बातें आपको यहाँ पे बता दी। बात क्लियर हो गई दोस्तों। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं दोस्तों हम। तब तक आप इनको नोट करने हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, अब यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चंस तैयार हो गए होंगे कि सस किसका पर्यायवाची था? खरगोश का। अंक किसका? गोद का। यानी खरगोश है जिसके गोद में कौन? चंद्रमा। चंद्रमा को क्या कहते हैं? शशांक। क्या कहते हैं दोस्तों? शशांक। और शशांक में समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अभी तो मैं दोस्तों इस दीर्घ संधि के कुछ आपको महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा, महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। थोड़े से हम उदाहरण कर लेते हैं इसके, फिर उसके बाद में आपको इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा। बने रहिए आप क्लास में। देखिए दोस्तों, बात करें हम अगले नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है दोस्तों वो है साधन अर्थक। साधन अर्थक। साधन अर्थक। सामिस होता है सहित और अर्थक का मतलब अर्थ के सहित। ठीक है दोस्तों, बात समझना। सा तो ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, और यहाँ से हमने क्या ले लिया? आ। अगर सा में से स्वर को बाहर करेंगे तो क्या निकला दोस्तों? आ निकला। और पीछे हमारा क्या है? आ। इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। और सा हमारा ऑलरेडी है ही है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? बड़ा सा बन जाएगा। बात क्लियर हो गई दोस्तों। इन दोनों की जगह पे हमने क्या बना दिया? बड़ा सा। और पीछे हमारा क्या रह गया? अर्थक। तो क्या बन गया दोस्तों? ये सार्थक बन गया। क्या बन गया दोस्तों? सार्थक बन गया। अब नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लिखिए दोस्तों, जन धन अर्धन। जन धन अर्धन। देखिए दोस्तों, ना ले लिया और आ ले लिया, ये नो चेंज और ये भी नो चेंज। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। और ना में से अगर स्वर बाहर करेंगे तो क्या निकला हमारा? आ। और पीछे हमारा क्या है दोस्तों? आ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। क्लियर। और ये आगे हमारा ना है, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा ना बन जाएगा। और हमने आगे हमारा जा था और ना और आ की जगह पे क्या हो गया? बड़ा ना हो गया। और अर्धन हमारा पीछे है ही है। ठीक है, जनार्दन। अब आपको मैं एक बात बताइए दोस्तों, ये जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? आपके ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जनार्दन किसका पर्यायवाची। दोस्तों याद रखना, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? विष्णु का या कृष्ण का। ठीक है, अब इसका तात्पर्य क्या होता है? अगर आपसे पूछ रहे कि जनार्दन का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, जो दुर्जनों को मसल दे, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो पीड़ा के समय पैदा हो उसको हम जनार्दन कहते हैं। या जो दुर्जनों को मसल देता है उसको भी हम क्या कहते हैं? अर्धन का मतलब होता है मसल देना। क्या होता है दोस्तों? मसल देना या मार देना। और किसका? जन को यानी दुर्जनों को मसल देने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? विष्णु या कृष्ण यानी जनार्दन कहलाता है। और जनार्दन किसका पर्यायवाची है दोस्तों? विष्णु या कृष्ण का पर्यायवाची है। बात क्लियर हो गई दोस्तों यहाँ तक। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स लिखेंगे दोस्तों कि गत प्लस अनुगतिक। गत प्लस अनुगतिक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ता हमने यहाँ से ले लिया, ता ले लिया और पीछे हमारा क्या है दोस्तों? आ। और ता में से हम स्वर बाहर करेंगे तो आ निकल के आया, पीछे हमारा क्या था? आ। इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? आ बन गया। और ता आगे हमारा है, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा ता बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ता और आ की जगह पे क्या बन गया? बड़ा ता बन गया। गा हमने ले लिया, इन दोनों की जगह पे ता आ गया। नुगतिक। अब क्या बन गया दोस्तों? हमारा गतानुगतिक बन गया। अब प्रश्न ये आ रहा है कि गतानुगतिक होता क्या है? इसका पर्यायवाची यानी इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? गतानुगतिक किसे कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, गए हुए के पीछे जाने वाला, गए हुए के पीछे जाने वाले को क्या कहते हैं? गतानुगतिक कहते हैं। गए हुए के पीछे
जाने वाला क्या कहलाता है? गतानुगतिक कहलाता है। ये बात भी याद रखना दोस्तों। एकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये जो शब्दावली है इनको भी साथ साथ में आप मजबूत करते चलें यहीं पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है दोस्तों रवि धन ईश। रवि धन ईश। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कभी कभार क्या होता है एग्जाम्पल्स में दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, रवि धन ईश। ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ आपको, रवि धन ईश, और एक और एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ रवि धन ईश। ठीक है दोस्तों। 4 एग्जाम्पल्स लिखे मैंने आपके लिए, 1 2 3 और 4। राइट दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे इनकी अगर संधि विच्छेद जोड़ें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? छोटी ई और बड़ी ई। ये छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? रवीश बन जाएगा। इसमें भी बड़ी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तो भी बड़ी ई हो जाएगा। इसमें भी क्या बन जाएगा दोस्तों? रवीश बन जाएगा। और इसमें भी छोटी ई बड़ी छोटी ई को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? रवीश बन जाएगा। और इसमें भी क्या बन जाएगा दोस्तों? बड़ी ई को बड़ी ई से जोड़ेंगे तो भी क्या, सॉरी, छोटी ई को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों? रवीश बन जाएगा। यानी कुल मिला के बात है, अगर हम चारों वर्डों की, चारों शब्दों की, चारों वर्ड भी जो ये हमारी संधियाँ, इन चारों शब्दों की क्या करें, अगर संधि करें तो हमें क्या निकल के आएगा? रवीश ही निकल के आएगा। अब प्रश्न हमारे मन में ये आ रहा है दोस्तों कि अब इनमें शुद्ध संधि विच्छेद और शुद्ध संधि विच्छेद वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है इस रवीश का? तो याद रखना दोस्तों कि आपके मन में अगर ये प्रश्न आ रहा हो कि अगर दोस्त कह सर आपने संधि करना तो सिखा दिया गया लेकिन संधि विच्छेद करना नहीं सिखाया, तो दोस्तों जब संधि विच्छेद करें तो हमें यहाँ पे आपको याद रखना दोस्तों कि जब बड़ी यहाँ पे क्या आ जाए दोस्तों? बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, या बड़ा ओ आ जाए, या बड़ी री आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा दीर्घ संधि होती है। क्या होती है दोस्तों? दीर्घ संधि होती है जब इनकी मात्रा आ जाती है। अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे दोस्तों? तो हमेशा दोस्तों याद रखना, जहाँ से जो बड़ी की मात्रा लगी उसी स्थान से शब्द को हम तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। यानी मात्रा के बाद वाला वर्ड एक साइड में हो जाता है और मात्रा से पहले का वर्ड एक साइड में हो जाता है। अब हम क्या करते हैं? मात्रा को हमने यहीं से तोड़ा तो मात्रा में दोनों तरफ लगानी है वो। अब हमें यहाँ पर भी लगानी है रवि और इस तरफ भी लगानी है ईश। ठीक है दोस्तों, हमने ये लगा दी। अब हमारे मन में प्रश्न आ रहा है, हम यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं, रवि धन ईश, ये भी तो कर सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि जब विच्छेद करें तो विच्छेद करते समय दोस्तों जो प्रथम पद है और जो अंतिम पद है, प्रथम पद है और द्वितीय पद है, और दोनों पदों के जो शब्द हैं वो वर्तनी की दृष्टि से क्या होने चाहिए दोस्तों? शुद्ध होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? शुद्ध होने चाहिए। अब ये वर्तनी क्या आ गई दोस्तों? आपके मन में एक और प्रश्न आ गया कि ये वर्तनी क्या होगी? वर्तनी का मतलब ये होता है उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। अब रवि है, रवि किसका पर्यायवाची है दोस्तों? रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? भगवान। क्या होता है दोस्तों? भगवान। इसका मतलब क्या होता है? भगवान। सूर्य का स्वामी, इसका मतलब स्वामी होता है। सूर्य का है जो स्वामी कौन? रवीश। क्या हो गया दोस्तों? इसका रवीश हो गया। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स लिखे, तो इसमें ये वाला यानी रवि का अर्थ भी निकल रहा है, इसका भी, लेकिन इस रवि का कोई भी अर्थ नहीं होता, इसका होता है। लेकिन यहाँ पे ये तो जो वर्तनी दृष्टि से सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। ये दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से सही है लेकिन ये गलत है। यहाँ पे दोनों ही वर्तनी की दृष्टि से क्या है? गलत हैं। तो इसका मतलब ये भी वर्तनी दृष्टि, जो वर्तनी की दृष्टि से दोनों ऑप्शन, दोनों जो प्रथम पद और अंतिम पद जो दोनों सही हैं वो इस ऑप्शन में सही हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही है। तो कभी कभार क्या होता है, एग्जाम्पल्स जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, वो आपसे एक चीज़ ना पूछकर एक ही प्रश्न में दो चीज़ पूछ लेता है। यानी उसने यहाँ पे आपसे संधि भी पूछ ली और संधि पूछने के साथ साथ में उसने वर्तनी का ज्ञान भी आपसे पूछ लिया, आपको वर्तनी का ज्ञान है या नहीं। अब वर्तनी क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं अब आपको यहाँ पे वर्तनी के बारे में बताता हूँ कि वर्तनी क्या चीज़ है दोस्तों। एक नई चीज़ आई है जो इस वर्तनी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी दोस्तों। देखिए दोस्तों,
वर्तनी हम बोलते हैं मात्रा को, किसको बोलते हैं दोस्तों, व्यवहारिक रूप में वर्तनी हम मात्रा को बोलते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, व्यवहारिक रूप में ही बोलते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप के बाद में दोस्तों अगर हम इनको व्याकरणिक रूप में देखें तो इन दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। किसमें, वर्तनी में और मात्रा में। अंतर क्या है दोस्तों कि देखिए दोस्तों, मैं दोनों को आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि जो हमारा मात्रा होता है, क्या होता है दोस्तों, मात्रा होता है, इस मात्रा को हम समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समय। मात्रा किसको, मात्रा को हम क्या बोलते हैं, समय। यानी कुल मिला के बात है, समय को ही मात्रा कहते हैं। कैसे कहते हैं दोस्तों कि किसी वर्ड को बोलने में, किसी वर्ड को बोलने में जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। इसकी एक जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों मात्रा की, वो ये है, वर्णों के उच्चारण कालमान को, वर्णों के उच्चारण कालमान को मात्रा कहते हैं, कालमान को मात्रा कहते हैं। ये कई बार पेपर में पूछी गई है दोस्तों, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट है ये, याद रखना दोस्तों। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता जा रहा हूँ, ये पेपर में कई बार पूछी गई। वर्णों के उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं, उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं दोस्तों, मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा। अब याद रखना दोस्तों, मात्रा तो हम केवल उसे कहते हैं, समय को कहते हैं। यानी हमने कोई वर्ण बोला, क्या बोला दोस्तों, हमने कोई वर्ण बोला, उस वर्ण को बोलने में हमें जो समय लगा उसको ही हम मात्रा कहते हैं, लिखित रूप में नहीं कहते। अब इसी मात्रा को अगर हम लिखने की रीति में प्रयोग करें दोस्तों, तब ये वर्तनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, वर्तनी बन जाएगा। वर्तनी क्या होती है दोस्तों, वर्तनी को भी देख लें यहाँ पे, वर्तनी क्या होती है दोस्तों, अंतर देख लीजिए मात्रा और वर्तनी में। व्यवहारिक रूप से दोनों को एक माना जाता है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। अब वर्तनी क्या होती है दोस्तों, कि वर्तनी का अर्थ उस भाषा में शब्दों को वर्णों से अभिव्यक्त करना होता है। क्या होता है दोस्तों, किसी भाषा के शब्दों को वर्णों से अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना वर्तनी कहलाता है, वर्तनी कहलाता है। यानी लिखने की रीति को, लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्तनी कहा जाता है। यानी बात समझना, हमने मात्रा का मुख से उच्चारण किया, उच्चारण करते समय हमें जो समय लगा वही हमारी मात्रा है, केवल बोल रहे हैं, समय को ही हम मात्रा कहते हैं। लेकिन अब उसी मात्रा को अगर हम लिख दें, क्या कर दें दोस्तों, उसी मात्रा के यानी उस मुँह से बोले गए मात्रा के जो शब्द हैं उनको हम वर्णों के रूप में व्यवस्थित रूप से लिख दें, तब वो वर्तनी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, का। हमने बोला का, अब ये मात्रा है लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया, अब ये क्या बन गया दोस्तों, वर्तनी बन गया। अब हम कहें कि इस का में किसकी वर्तनी दोस्तों, बड़े आ की वर्तनी है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ की, अब इस की में किसकी वर्तनी है दोस्तों, बड़ी ई की वर्तनी है। अब एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, मोस्टली बात याद रखना कि कोई भी शब्द वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, ना कि मात्रा की, ना कि मात्रा की दृष्टि से। ठीक है, याद रखना, अगर हमें कोई भी शब्द गलत लिखा हुआ मिल रहा है, उसमें कोई भी मात्रा गलत लिखी हुई मिली है, तो हम उसे मात्रा नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, वर्तनी की अशुद्धि है। किसकी वर्तनी है, अशुद्धि है दोस्तों, वर्तनी की अशुद्धि है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, दो शब्द लिख देता हूँ यहाँ पे। एक मैंने लिख दिया दोस्तों आशीर्वाद, क्या लिख दिया, आशीर्वाद लिख दिया, और एक लिख दिया मैंने आशीर्वाद। अब इनमें दोनों में शुद्ध कौन सा है दोस्तों, सही कौन सा ये है, और अशुद्ध कौन सा ये है।
तो अब मान चलो अगर आपसे कहा जाए कि जो ये शब्द है आरसीवाद, ये किसकी दृष्टि से गलत है, किसकी दृष्टि से अशुद्ध है, तो ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। किसकी दृष्टि से अशुद्ध है दोस्तों? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से क्या है दोस्तों? ये अशुद्ध है। बात समझ गए होंगे दोस्तों आप कि वर्तनी में और मात्रा में अंतर क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मात्रा हम समय को कहते हैं, यानी किसी भी वर्ड को हम जब बोलने में समय लेते हैं वो मात्रा कहलाता है। उसी मात्रा को अगर हम लिखें वर्ड के रूप में या शब्द के रूप में उसी मात्रा को लिख दें तो वो वर्तनी बन जाती है। और कोई भी शब्द वर्तनी की दृष्टि से ही अशुद्ध और शुद्ध होता है, ना कि मात्रा की दृष्टि से शुद्ध या अशुद्ध होता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो वर्तनी का भी विशेष महत्व होता है हमारी संधि में। जब हम संधि विच्छेद करें तो वर्तनी का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि इस तरफ का भी, यानी योग चिन्ह से पहले का जो पद है वो भी वर्तनी की दृष्टि से सही होना चाहिए, और योग चिन्ह के बाद का भी जो पद है वो भी वर्तनी की दृष्टि से क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तब हम उनका क्या कर सकते हैं? संधि विच्छेद कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई दोस्तों। फोर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लिखिए दोस्तों। श्रीधन ईश, श्रीधन ईश, श्रीधन ईश। श्री किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? लक्ष्मी का। वर्तनी दृष्टि से इसका मतलब ये सही है। ईश किसका पर्यायवाची होता है? स्वामी का। ये भी सही है वर्तनी की दृष्टि से, क्योंकि इनके अर्थ निकल रहे हैं। यानी दोनों तरफ के पदों का क्या होना चाहिए दोस्तों? अर्थ निकलना चाहिए, तब तो वो सार्थक शब्द हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं, और वो हमारा विच्छेद भी सही है। भले ही हम यहाँ पे दोस्तों ये लिख दें, भले ही हम यहाँ पे क्या लिख दें दोस्तों? ये वाला श्री लिख दें, और भले ही हम यहाँ पे ईश लिख दें, जब हम इनको क्या करेंगे दोस्तों? इनका संधि करेंगे। संधि करेंगे तो दोस्तों कैसे करेंगे? इसका प्लस किया, इसमें से कौन सी स्वर बाहर निकला? छोटी ई, और छोटी ई हमारा है ही है, और उसमें नो चेंज दोस्तों, है ना। अब छोटी ई और छोटी ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई हो जाएगी, और आगे हमारा क्या श्र है दोस्तों? इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ श्री हो जाएगा, और पीछे हमारा क्या है? ये है। तो कुल मिला के बात है क्या निकला? श्रीष निकला। क्या निकला? श्रीष। और श्रीष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लक्ष्मी का स्वामी, लक्ष्मी का स्वामी। और लक्ष्मी का स्वामी कौन होता है दोस्तों? विष्णु। कौन होता है दोस्तों? विष्णु होता है। तो इसका मतलब श्रीष किसका पर्यायवाची हो गया? विष्णु का पर्यायवाची हो गया श्रीष। और श्री किसका पर्यायवाची हो गया? लक्ष्मी का। तो लेकिन अगर अभी हमें कर तो दिया, हमें प्राप्त तो हो गई, संधि करने पे शुद्ध वर्ड शब्द तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये तो दोनों गलत है ना, वर्तनी दृष्टि से दोनों गलत हैं। विच्छेद हमने किया है, ये बिल्कुल गलत किया है। तो याद रखना दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से विच्छेद के दौरान दोनों शब्द क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। अब इन दोनों का योग करेंगे दोस्तों, हम कुल मिला के कह सकते हैं बड़ी ई का बड़ी ई से योग करेंगे तो बड़ी ई ही निकलेगी, और हमारा जो शब्द बनेगा दोस्तों क्या बनेगा? श्रीष ही बनेगा। क्या बनेगा? श्रीष ही बनेगा। और श्रीष किसका पर्यायवाची होता है? विष्णु का। श्री किसका पर्यायवाची होता है? लक्ष्मी का। ईश किसका पर्यायवाची है? स्वामी का। बात समझ गए होंगे दोस्तों कि विच्छेद कैसे करना है हमें और संधि कैसे करनी है। विच्छेद करते समय हमें दोनों पदों का ध्यान रखना है कि दोनों पदों की तरफ के बनने वाले शब्द क्या होने चाहिए? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, यानी उनका कोई अर्थ होना चाहिए, उनका कोई सारपूर्ण अर्थ होना चाहिए, जैसे इन वर्णों का अर्थ निकल रहा है। बात समझ गए होंगे दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में और समझाता हूँ दोस्तों। जैसे सपोज दैट हम लिखते हैं रजनी धन ईश। क्या लिखते हैं दोस्तों? रजनी धन ईश। फॉर एग्जाम्पल्स में ये लिखता हूँ रजनी धन ईश लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? रजनी धन ईश। इसमें रज में तो नो चेंज और सा में भी नो चेंज। केवल हमें क्या चाहिए? इस योग चिन्ह से पहले वाला वर्ड चाहिए और इस योग चिन्ह के बाद वाला वर्ड। तो हमने नी बाहर निकाला और हमने ई बाहर निकाला। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से हमने ना किया बाहर और बड़ी ई हमारी बाहर निकल गई और बड़ी ई बाहर है, ये इन दोनों के योग पे बड़ी ई ही बनेगा और आगे हमारा क्या है? ना है, तो क्या बन जाएगा? लास्ट में बड़ी नी बन जाएगा।
अब बात आ रही है इसका क्या अर्थ है रजनी का। रजनी का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, रात। क्या होता है, रात। रजनी किसका पर्यायवाची है, रात का, और इस किसका पर्यायवाची है, स्वामी का। यानी जो दोनों पद हैं, दोनों पदों का सारपूर्ण अर्थ निकल रहा है। जब सारपूर्ण अर्थ निकल रहा है तो ये दोनों वर्तनी की दृष्टि से क्या है दोस्तों, शुद्ध हैं। बात समझ रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमने यहाँ पे रज हमारा नो चेंज था, हमने रज को न्यों की तो उतार लिया, और नी और ई की जगह पे क्या बना, बड़ी नी, तो हमने ये उतार दिया दोस्तों। और पीछे हमारा सात है, इसको भी न्यों की तो उतार दिया। क्या बन गए दोस्तों, रजनीश। यानी रजनीश का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, रात का स्वामी। और रात का स्वामी कौन होता है दोस्तों, चंद्रमा। कौन होता है, चंद्रमा। यानी रजनीश किसका पर्यायवाची है दोस्तों, चंद्रमा का पर्यायवाची है। इस प्रकार दोस्तों ये जो हमारी पर्यायवाची शब्द बनते हैं वो इसी प्रकार शब्दों को जोड़ जोड़ कर बनाए जाते हैं, पदों को जोड़ जोड़ कर बनाए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो संधि कराऊंगा दोस्तों, जब आप पूरी संधि पढ़ लेंगे तो आपको लगभग, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 70% पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द याद हो जाएंगे यहीं पे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द यहीं पे याद हो जाएंगे, और एकार्थक शब्द। अगर आपसे कोई क्वेश्चन एकार्थक में पूछ ले, रात का स्वामी होता है चंद्रमा, ठीक है दोस्तों। लक्ष्मी का स्वामी कौन होता है, विष्णु, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार सस है जिसकी गोद में, यानी खरगोश है जिसकी गोद में, कौन कहलाता है, चंद्रमा कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों बहुत सारे आपको एकार्थक शब्द याद हो जाएंगे संधि करते समय, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे, बहुत सारे विलोम शब्द याद हो जाएंगे, बशर्ते आपको प्रत्येक पॉइंट एक एक करके अच्छे से और एकाग्रता के साथ देखना है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ दोस्तों मैं। लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, ठीक है दोस्तों। बात समझना। अब इसका सार्थक अर्थ, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा या छोटी, और उर्मी का मतलब क्या होता है दोस्तों, लहर। उर्मी किसका पर्यायवाची होता है, लहर का। अब मैं यहाँ पे इसमें भी नो चेंज करूँगा, इसमें भी नो चेंज। हमें बाहर क्या निकालना है दोस्तों, लघु, यानी घू बाहर निकाला, इसमें से हमने ऊ लिया। इस घू में से अगर हम स्वर को बाहर करेंगे तो छोटा ऊ निकलेगा, यानी जो मात्रा होती है वही स्वर बाहर निकलता है, ये ऊ। और छोटे ऊ को बड़े ऊ से मिलाएंगे तो हमें क्या बनेगा दोस्तों, बड़ा ऊ ही बनेगा, और घा हमारे आगे है ही है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, ये घू बन जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ला हमारा था ही वहाँ पे, जो कि तो ही, और घू और ऊ की जगह पे क्या बन गया, बड़ा घू बन गया दोस्तों। और पीछे हमारा मी था, क्या था दोस्तों, रमी था, तो ये क्या बन गया दोस्तों, लघुर्मी बन गया। क्या बन गया दोस्तों, लघुर्मी बन गया। उसी प्रकार हमारे और भी शब्द बनते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सिंधु धन उर्मी। क्या बनते हैं दोस्तों, सिंधु धन उर्मी। सिंधु का मतलब क्या होता है दोस्तों, सागर। क्या होता है, सागर। और उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर, यानी सागर की लहर, छोटी लहर, ठीक है दोस्तों। तो इसका बनेगा, क्या बनेगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, सिंधुर्मी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, सिंधुर्मी बन जाएगा। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए, और भी मैं आपको बता देता हूँ एक और एग्जाम्पल्स। चमूधन उत्साह, चमूधन उत्साह, चमूधन उत्साह। देखिए दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, शुद्ध है, अशुद्ध है। चमू इस प्रकार लिखते हैं। चमू का मतलब होता है सेना। क्या होता है दोस्तों, सेना। इन छोटे ऊ को और छोटे ऊ को जोड़ेंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो कुल मिला के बात है हम करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चमुत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चमुत्साह, यानी सेना का उत्साह। उत्साह का मतलब साहस, सेना का साहस। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया हमारा पॉइंट्स। जब दोस्तों यहाँ पे आप इस प्रकार संधि पढ़ लेंगे, इनके अर्थ निकालने लग जाएंगे, सार्थकता पहचानने लग जाएंगे दोस्तों, इनकी वर्तनी देखने लग जाएंगे, तब आपको समास पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल्स नेक्स्ट और लिखिए फ्रेंड्स, 2-3 एग्जाम्पल्स और करा देता हूँ मैं आपके इसके इम्पोर्टेंट। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे होत्रिधन रिकार। ठीक है दोस्तों, मातृधन ऋणाम, पितृधन ऋण। 3 एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, यहाँ पे भी री है और यहाँ पे भी री है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, हमारा एक तो री था ही, ये री जुड़ जाएगा तो ये दीर्घ हो जाएगा, होत्रिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, होत्रिकार। ये क्या हो जाएगा दोस्तों,
मातृडाम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पितृण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पितृण, यानी री प्लस री करेंगे दोस्तों तो हमारा बड़ी रई निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स के क्या हैं दोस्तों, उदाहरण हैं। अब लास्ट एंड फाइनली मैं आपको एक एग्जाम्पल्स बताता हूं दोस्तों, वो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, गौण संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण दोस्तों, गौण संधि का। ये सभी प्रधान संधि के उदाहरण थे। गौण संधि का एक उदाहरण है दोस्तों, राम धन अयन। ठीक है दोस्तों, नार धन अयन, ये दोनों एग्जाम्पल समझना दोस्तों। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, नार धन अयन, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, समझना। अब हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, माँ है, माँ को बाहर ले लिया और ये आ ले लिया। माँ में से हमने स्वर बाहर किया छोटा आ, और हमारा पीछे छोटा आ, इन दोनों को मिलके क्या बन गया, बड़ा आ। और ये हमारा पीछे क्या है, माँ है ये, तो ये बड़ा माँ बन जाएगा। तो इसका क्या अर्थ निकल के आएगा दोस्तों, रामायण। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है, उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, नार का नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारायण। ठीक है दोस्तों, अब बात समझना दोस्तों, यहाँ पे एक नियम, जब यहाँ पे इन दोनों में क्या हुई दोस्तों, संधि हुई, तो ये क्या बने, माँ बना। ये तो क्या हो गया दोस्तों, दीर्घ संधि हो गई। क्या हो गई दोस्तों, इस माँ की होने से क्या हो गई दोस्तों, दीर्घ संधि हो गई। लेकिन ये ना का डा हुआ, यानी इस ना का क्या हो गया दोस्तों, डा हो गया। अब ये व्यंजन संधि हो गई। क्या हो गई दोस्तों, व्यंजन संधि हो गई। अब बात एक और समझना दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे इसको एक और विच्छेद के द्वारा लिख सकता हूँ, रामे धन अन, रामे धन अन, रामे धन अयन। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, इस माँ में से बड़ी ए बाहर निकली। क्या निकली, बड़ी ए बाहर निकली, और पीछे हमारा क्या है, पीछे हमारा क्या है, आ। जब ए में आ जुड़ता है दोस्तों, जब ए के बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तो ए के स्थान पे क्या हो जाता है, आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता है। और पीछे हमारा क्या है दोस्तों, आ ऑलरेडी है ही है, और माँ हमारा आगे है ही है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये तो हमारा नो चेंज है और ये भी नो चेंज है। माँ धन बड़ा आ, माँ धन बड़ा आ जुड़ेगा तो माँ हो गया, या धन आ जुड़ेगा तो या हो गया। ये क्या बन गया, माय बन गया। और आगे हमारा क्या है दोस्तों, रा है ही है, और मैं की जगह पर आ की जगह पे क्या हो गया दोस्तों, माय हो गया। और पीछे हमारा क्या था, ना, ना शेष था। ना शेष था, तो एक नियम होता है दोस्तों व्यंजन संधि का, वो ना की जगह पे क्या हो जाता है, डा हो जाता है, तो रामायण बन गया। अब इस नियम से देखें, इस विच्छेद की दृष्टि से देखें, तो इस नियम से देखें तो इसमें कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई दोस्तों, अयादि संधि हो गई। कुल मिला के बात है, अगर आपसे विच्छेद पूछे रामायण में कौन सी संधि है, तो आपको केवल दीर्घ संधि बतानी है। कौन सी बतानी है, दीर्घ संधि। पर एक गौण संधि का उदाहरण है। गौण संधि एक ऐसी संधि होती है जिसमें योग चिन्ह से पहले और पिछले वर्णों के अलावा अन्य वर्णों में भी क्या होती है दोस्तों, बदलाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गौण संधि बोलते हैं। और जिनमें एक संधि के अलावा अन्य संधि भी बन जाती हैं, वो गौण संधि कहलाती हैं। उसी प्रकार अगर हम नारे की बात करें दोस्तों, तो इस डा होने की वजह से तो क्या हो गया, व्यंजन संधि। इस रा की होने की वजह से क्या हो गया, दीर्घ संधि। और अगर हम इसका ये इस प्रकार कर दें, नारे धन अन कर दें, तब ये क्या हो जाता है दोस्तों, अयादि संधि हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अयादि संधि हो जाता है। बात क्लियर हो गई दोस्तों, अच्छे से समझ में आपको सारे पॉइंट्स आ गए होंगे। बिल्कुल इस प्रकार दोस्तों जो हमारी दीर्घ संधि थी, हमारी दीर्घ संधि की जितने भी एग्जाम्पल्स थे, इंपॉर्टेंटली जितनी भी बात थी दोस्तों, वो हमने आज यहाँ की क्लास में अच्छे से आपको समझा दी और बता दी। एक बार दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन करना। दीर्घ संधि के मैंने बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट तथ्य बताए हैं दोस्तों। थोड़ा गर्मी का मौसम, थोड़ा मैं कम पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आजकल, और जल्दी पढ़ा रहा हूँ। पर दोस्तों गर्मी का मौसम, थोड़ा ये गर्मी कम हो जाए तब मैं आपकी ज़्यादा देर तक की क्लासेज लूँगा, 1.5 घंटे क्लासेज लूँगा। अभी फ़िलहाल तो बस इतना ही दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। कल बात करेंगे नेक्स्ट अगले भाग की, अगले भेद की, यानी गुण संधि के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा। और जाने से पहले मेरा एक ही कहना है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य